Namaskar everyone. Today we are going to discuss the second chapter of the microeconomics for the class 11th, and this is the unit. This is the unit second, which is 14 marks, and the name of chapter is consumer equilibrium. What we are going to study: first concept utility, then meaning of utility, type, total, marginal, relationship. देन उसके बाद में कंज्यूमर मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल, ऑर्डिनल एंड डिफरेंस बिटवीन. देन उसके बाद में लॉ ऑफ डीएमयू, मीनिंग, अजम्पशन, स्केड्यूल, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. देन उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम. देन इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? मीनिंग डिस्कस करेंगे. देन उसके बाद में मीनिंग ऑफ मार्जिनलिटी ऑफ मनी. देन उसके बाद में सेकंड मेजर हेडिंग दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस एंड द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये हम डिस्कस करने वाले हैं. इसमें क्या डिस्कस करेंगे? फर्स्ट मीनिंग ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, देन उसके बाद में मीनिंग ऑफ मार्जिनलिटी ऑफ मनी, देन उसके बाद में सिंगल कमोडिटी, मीनिंग, कंडीशन, अजम्पशन एंड देन उसके बाद स्केड्यूल, डायग्राम, न्यूमेरिकल, देन टू कमोडिटी मॉडल, सही मीनिंग, कंडीशन, अब्जम्पशन, एक्सप्लेनेशन विद न्यूमेरिकल एग्जांपल, डायग्राम, न्यूमेरिकल. देन थर्ड मेजर हेडिंग दैट इज इंडिफरेंस कर्व. इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, मीनिंग, इंडिफरेंस मैप टू प्रॉपर्टीज, then features, then budget line, meaning, explanation, meaning of budget line, budget constraints, then last में consumer equilibrium, meaning, condition, assumption और diagrammatic presentation and the numerical problem. तो ये हमारा पूरा complete chapter है सेकेंड. आपके रिफ्रेशर्स में बच्चे इसको बेसिकली क्या कर रखा है, दो चैप्टर में दे रखा है, चैप्टर 3 and 4. बट हमने यहाँ केवल एक ही चैप्टर करके उसमें 3 पार्ट मेजर हेडिंग कर दी. देखो फर्स्ट मेजर हेडिंग हमारी क्या हो गई? द नेम ऑफ चैप्टर क्या है? दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ये हो गया हमारा चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. और उसके अंदर हमने फर्स्ट मेजर हेडिंग हो गई कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी. तो फर्स्ट मेजर हेडिंग हमारी क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी. सेकेंड मेजर हेडिंग क्या है? यूटिलिटी एनालिसिस और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मतलब जिसको कार्डिनल अप्रोच, और उसके थ्रू हम पढ़ेंगे. ये आपकी रेफरेंस में एक चैप्टर दे रखा है. देन उसके बाद में फिर थर्ड जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये आपकी बुक में चैप्टर 4 दे रखा है रिफ्रेशर में. तो हमने क्या किया है, अलग अलग चैप्टर ना पढ़ के एक ही पूरा कॉन्सेप्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक साथ पढ़ के उसको फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. तो अब ये हम पूरा एक टॉप चैप्टर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले देखिए बच्चे, अब हम मीनिंग स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज यूटिलिटी? सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? व्हाट इज यूटिलिटी? तो यूटिलिटी वर्ड से अगर हम डेफिनेशन करें तो यूटिलिटी वर्ड का जो सिमिलर वर्ड है दैट इज सेटिस्फैक्शन. से फॉर एग्जांपल, आप कोई भी गुड्स कंज्यूम करते हैं, क्यों कंज्यूम करते हैं? सपोज आपने टेक्स्ट बुक, इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक खरीदी, नोटबुक खरीदी, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? या कोई आपने आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसका कंज्यूम करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि आपको उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. तो जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वही क्या होता है बच्चे? दैट इज यूटिलिटी. तो इसका मतलब हम जो भी गुड्स कंज्यूम करते हैं उससे हमारे को जो हमारा सेटिस्फैक्शन मिलता है, मतलब वो हमारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी नीड्स को फुलफिल करता है, दैट इज यूटिलिटी. तो अब शॉर्ट में यूटिलिटी की डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी. want satisfying power of a commodity, it means utility. तो इसका मतलब हर कॉमोडिटी में एक ऐसा पावर होता है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी वांट्स को क्या करता है? फुलफिल करता है. से फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्लासरूम में फ़ैन की बात करता हूँ या एसी की बात करता हूँ या फर्नीचर की बात करता हूँ, तो इसमें क्या किया हमने? क्या किया? जो रॉ मटेरियल था आयरन, वुड, उससे उसको में हमने यूटिलिटी क्रिएट कर दी. और यूटिलिटी क्रिएट करना मतलब उससे हमने बेंच बना दी, उससे फैन बना दिया, उसे एसी बना दिया, और वो हमारी वांट्स को क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है. इसका मतलब किसी भी कॉमोडिटी में जो भी वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है उसको हम कॉमोडिटी बोलते हैं, जो डायरेक्टली हमारी इनडायरेक्टली हमारी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करता है. अब जो यूटिलिटी होता है वो बेसिकली जो है वो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होता है. देखिए, इट्स रिलेटिव एंड द सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. इसका क्या मतलब है कि यूटिलिटी डिफर पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस. से फॉर एग्जांपल पर्सन टू पर्सन, अगर हमारी क्लास की अगर हम बात करें तो सपोज हम दो को गुड्स ले लेते हैं, दो कमोडिटी ले ली हमने, बर्गर और पिज़्ज़ा. अब क्लास में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को सपोज पिज़्ज़ा पसंद है और हमने अगर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया
तो पिज़्ज़ा कॉमोडिटी एक है, बट जिसको पिज़्ज़ा पसंद है उसके लिए तो क्या हो गया, पूरा दिन ही बन गया कि यार आज तो हमारा बिल्कुल पार्टी हो गई, मज़ा आ गया, पिज़्ज़ा खा लिया। बट जिसको पिज़्ज़ा पसंद नहीं है उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए उसको इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, वो सेटिस्फाइड नहीं है। इसका मतलब कॉमोडिटी इज द सेम है, बट पर्सन टू पर्सन क्या करते हैं, उसका सेटिस्फैक्शन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। एक पर्सन के लिए वो 100% सेटिस्फैक्शन दे रहा है और एक पर्सन के लिए वो 50% या लेस देन 50%। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ऐसे टाइम टू टाइम जैसे हम बात करते हैं सीजनल फ्रूट्स की बात करें, जैसे विंटर क्लोथ्स, समर क्लोथ्स, तो ये क्या होता है, क्लोथ इज द सेम, बट यू नो विंटर क्लोथ्स का यूटिलिटी विंटर में है, समर में नहीं होती है। तो इसका मतलब क्लोथ इज द सेम बट टाइम के अकॉर्डिंग उसकी यूटिलिटी। फ्रूट्स की बात करें, जैसे सीजनल फ्रूट्स होते हैं तो पर्टिकुलर सीजन में उसकी इंपॉर्टेंस होती है, बाकी नहीं होती है। तो इसका मतलब यूटिलिटी जो है वो टाइम टू टाइम भी डिफर करती है। देन प्लेस टू प्लेस, इसका क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इडली सांभर ले लेते हैं, तो अगर साउथ इंडिया के अंदर हम जाएँ तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, और अगर नॉर्थ इंडिया के अंदर हम लेके आएँ तो एज कम्पेयर टू साउथ क्या है, कम। इसका मतलब इडली सांभर इज द सेम बट प्लेस के अकॉर्डिंग उसकी यूटिलिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यूटिलिटी इज़ वेरी सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव कॉन्सेप्ट। सो आई होप आप लोगों को यूटिलिटी का मीनिंग और उसका जो फीचर है, बेसिकली जो मेन फीचर है कि यूटिलिटी इज़ वेरी सब्जेक्टिव और रिलेटिव कॉन्सेप्ट, वो समझ में आ गया होगा। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, दैट इज टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी देयर आर टू पार्ट्स। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो देखिए बच्चे, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के लिए हम एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अब जो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी है बच्चे, वो देयर आर टू टाइप्स। ब्रॉडली हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ आप देखिए टोटल यूटिलिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, टी यू इक्वल्स टू, एक तो होता है समेशन u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड un। अभी हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, मैं पहले लिख रहा हूँ। देन सेकंड जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ mu। तो इसके दो ये फॉर्मूले होते हैं जो हम अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, एक तो होता है mu इक्वल्स टू TUN माइनस 1, और सेकंड जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन TU अपॉन चेंज इन n, मतलब यूनिट्स। तो इसके भी देयर आर टू फॉर्मूले। अब इनको हम विद टेबल और न्यूमेरिकल समझेंगे और डेफिनेशन भी। अब हम इसमें एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को इसको समझे, तो अब हम इसमें एक टेबल बना लेते हैं, और वो टेबल देखिए आप कि हमने एक टेबल से इसको समझेंगे, पूरी इसके फॉर्मूले और सबको। तो यहाँ हम ले लेते हैं यूनिट्स। क्या ले लिया हमने, यूनिट्स ले लिया। यहाँ हमने ले लिया MU। ठीक है बच्चे। अब मैं एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल आपको देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सपोज आप स्कूल से घर गए और आपको बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी और मम्मी गरम गरम क्या बना रही थी, खाना बना रही थी। तो आपने जाते ही बैग को रखा और तुरंत खाना स्टार्ट कर दिया। तो सपोज से फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट चपाती कंज्यूम की। तो जैसे ही फर्स्ट चपाती कंज्यूम की तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं, मार्शल के अकॉर्डिंग ये अजम्पशन है कि हमने अज्यूम कर लिया कि उस फर्स्ट चपाती से आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिला, 10। वैसे आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, मैंने 10 अज्यूम किया, 50 भी कर सकते हैं। तो इससे अज्यूम करना है तो यू कैन अज्यूम एनीथिंग। देन उसके बाद में फिर सेकंड यूनिट में, अब आप लोग बताओ कि सेकंड यूनिट पे आपका कंजम्पशन कम होगा, ज़्यादा होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि डिक्रीज होगा। क्यों, रीज़न, क्योंकि जब आपने खाना खाना स्टार्ट किया
और जैसे एक चपाती आपने कंज्यूम कर ली तो आपका लेवल ऑफ जो हंगर है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसलिए अब जितना सेटिस्फैक्शन आपको फर्स्ट चपाती से मिला उतना आपको सेटिस्फैक्शन उससे कम आपको सेकंड से मिलेगा। देन उसके बाद में थर्ड, तो फिर क्या हो जाएगा 6, फिर आ जाएगा 4, तो इसमें क्या आ जाएगा 4, देन 5 में 2 और 6 यूनिट जैसे आप कंज्यूम करोगे से फॉर एग्जांपल 0, तो 6 यूनिट पे आपको 0 यूटिलिटी मिल रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि नाउ यू आर ए सैचुरेटेड, आपका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो चुका है, नाउ यू आर ए फुल, अब आपको चपाती कंज्यूम नहीं करनी है। बट से फॉर एग्जांपल कि मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा आज तो एक चपाती आपको और खानी पड़ेगी, और आपको भी लगा कि नहीं यार आज बहुत टेस्टी खाना है, तो आपने एक चपाती और खा ली से, तो जैसे आपने खाई तो 7 चपाती खाते ही सपोज आपकी यूटिलिटी होगी -2। अब ये -2 का यहाँ क्या मतलब है, -2 का मतलब है कि आपके लिए आप एक डिसकम्फर्ट जोन में आ गए, कंफर्ट जोन में आ गए, कि जैसे से फॉर एग्जांपल आपने चपाती ज़्यादा कंज्यूम कर ली, आपको इकोनॉमिक्स का क्या करना था, क्लास वर्क करना था, आपको नोट्स तैयार करने थे, आपको लर्निंग करनी थी, और आपने खाना ज़्यादा खाने की वजह से अब आपको क्या हो गया, नींद आ गई, एसी चला लिया और नींद आ गई, तो ये आपका एक क्या हो गया कि आप एक कंफर्ट जोन में आ गए, आपकी एफिशिएंसी डाउन हो गई, तो ये हमारे लिए नेगेटिव। या फिर सपोज आपने ज़्यादा ही खा लिया तो आपको वोमिटिंग भी हो सकती है। तो नेगेटिव का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी है वो डाउन हो गई, और उसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया ना। उसके बाद अब ये एमयू निकल गया, तो इस पूरे एग्जाम्पल में आपने देखा कि हम एमयू रियल लाइफ के एग्जाम्पल से किस तरीके से हम एमयू की टेबल बना सकते हैं। तो एमयू की टेबल बनाने के लिए अब हम इसको डिकोड करें तो हम देखेंगे कि कुछ भी डेटा आप ले लो, यू कैन अज्यूम एनीथिंग फॉर द फर्स्ट यूनिट, एंड देन आपको जो लॉजिक देखना है वो क्या देखना है, लॉजिक ये है इसमें टेबल बनाने में कि आपको यूटिलिटी को कम करना है, जीरो करना है और नेगेटिव करना है। अब वैल्यूज और जो है वो आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने 10 लिया, 50 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, बट लॉजिक आपको क्या ध्यान रखना है कि एक बार आपको देखो डिक्रीज तो होना ही है, उसका लॉजिक मैंने आपको दे दिया। यूटिलिटी क्यों डिक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता जाएगा, क्योंकि हमारी जो डिजायर है गुड्स की वो कम होती चली जाएगी, हमारा लेवल ऑफ हंगर कम हो जाएगा, तो वो ऐसा होता है। और उसके बाद वो जीरो भी होगा, और अगर हम ज़्यादा करेंगे तो नेगेटिव। तो ये लॉजिक आपको ध्यान में रखना, और ये बच्चे कुछ भी नहीं है, दिस इज द टोटली साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये सब हमारे लोगों के साथ रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। तो ये हम कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही हम कोई रॉकेट साइंस पढ़ रहे हैं या ऐसा कुछ, ये दिस इज़ द ह्यूमन बिहेवियर टेंडेंसी, कि एक ह्यूमन बिहेवियर का ऐसा भी होता है, आपके साथ मेरे साथ सबके साथ ऐसा ही होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ जनरलाइज कर रहे हैं। तो आई होप ये ह्यूमन बिहेवियर ही है, मतलब हमारे से रिलेटेड है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं टेबल में, बस एक नंबर्स में बना के हमने टेबल बना दिया। तो टेबल बनाना आपको समझ में आ गया। और बच्चे बिलीव मी, अगर आपको ये एमयू का टेबल बनाना आ गया तो आपको पूरी कार्डिनल अप्रोच केवल इसी एक ही टेबल से मैं आपको, जैसे अभी आपने एमयू बनाना सीख लिया, इसी से हम टीयू बना लेंगे, इसी से लॉप डीएमयू कर लेंगे, इसी से सिंगल कमोडिटी कर लेंगे, तो आपको टेबल का टेंशन ही खत्म। और जब टेबल की टेंशन खत्म हो गई, सेम टेबल से करेंगे हम ताकि आपको डुप्लीकेशन ना हो। और जब टेबल की टेंशन खत्म होगी तो डायग्राम बन जाएगा, और डायग्राम बन गया तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, टेबल, डायग्राम, मीनिंग, कंडीशन सब ऑल आर द सेम, केवल वो प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। तो इसका मतलब एक चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो आप पूरा टॉपिक ही क्या कर सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट ही डेवलप कर सकते हैं। तो ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो अब जैसे इस पूरे कॉन्सेप्ट में अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन बनाऊं, तो मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन हमारी क्या निकल के आ रही है, वही निकल के आ रही है कि यहाँ हमने क्या किया कि फर्स्ट यूनिट से आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिला 10, सेकंड से कितना मिला 8, और फिर क्या मिला 6। इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच यूनिट, यही मतलब हुआ। मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ कि सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच यूनिट, यस और नो, यही हुआ है। तो ये हमारे को इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है, सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच यूनिट। क्योंकि देखो जैसे फर्स्ट चपाती आपने कंज्यूम किया आपको 10 का मिला, फिर 2 किया, 8 किया, फिर 6, इसका मतलब हर यूनिट से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो हमारे लिए क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। तो शॉर्ट में हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच यूनिट। और अगर मार्जिनल वर्ड का आप डिक्शनरी मीनिंग देखें तो मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एडिशनल, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज द एडिशनल यूटिलिटी। तो व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी इन वन वर्ड, या तो बोलेंगे सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच यूनिट, जैसे हमने देखा है कि हर यूनिट से हर चपाती जो सेटिस्फैक्शन मिला वो मार्जिनल है, या फिर हम कह सकते हैं कि इट इज द एडिशनल यूटिलिटी,
ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन 1 एडिशनल यूनिट। जैसे सपोज आपने 1 यूनिट की, आपको 10 मिला, फिर आपने सेकंड की तो फिर ये मिला, तो इसका मतलब हर यूनिट आप कंज्यूम करें और उसके अकॉर्डिंग आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो क्या है, मार्जिनल है। तो आपको डेफिनेशन भी रटने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन भी आप खुद बना सकते हैं। देन अब हम निकालते हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी सीखें तो अब इसी से हमारे को टोटल यूटिलिटी निकालना है, इसी डेटा से। तो देखो बच्चे फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, समेशन ऑफ एम यू। तो ये फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा और टेबल भी। तो अब इसका समेशन ऑफ एम यू का मतलब आपको सी एफ करना है। अब देखो सी एफ करना आपने 10th क्लास में भी सीखा होगा कि सी एफ का मतलब क्या होता है। आपने जो मैथमेटिक्स है उसमें स्टैट्स का एक पार्ट होता है। तो सी एफ का मतलब आप इसको ऐड करते जाओ, 10 + 8 18, देन 18 और 6 24, देन उसके बाद 28, देन 30, देन 30 और देन 28। तो इसका मतलब व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी क्या है? समेशन ऑफ मार्जिन यूटिलिटी। तो मार्जिन यूटिलिटी का आप टोटल करते जाओ, उसका सीएफ करते जाओ, आपकी टोटल यूटिलिटी निकल जाएगी। तो ये दोनों फॉर्मूले यही बात बोल रहे हैं। देखो फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या करता है? यूटिलिटी ऑफ 1 यूनिट, यूटिलिटी ऑफ 2 यूनिट, यूटिलिटी ऑफ 3 यूनिट एट एन नंबर, कितना भी हो सकता है। जैसे अपने यहाँ 7 लिया, एन नंबर कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब हर यूनिट से जो आपको यूटिलिटी मिल रही है उन सबको आप ऐड करते जाओ, तो आपके पास क्या निकल जाएगा? टोटल यूटिलिटी। और वही चीज़ हम क्या बोल रहे हैं, मार्जिन यूटिलिटी का मतलब भी क्या होता है? यूटिलिटी फ्रॉम ईच यूनिट। तो उसका पूरा सीएफ करते जाओ तो भी वही आएगा। तो दोनों फॉर्मूले का मतलब सेम है। और अब हम फाइनली डेफिनेशन बनाएं। तो व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी इज क्या होता है? सम ऑफ यूटिलिटी। बस एक वर्ड में अगर आप इसको देखो तो क्या होगा, ये समेशन का साइन लगा हुआ है, तो ये क्या होता है कि सम ऑफ यूटिलिटी। जैसे मार्जिन यूटिलिटी में आपने वन वर्ड क्या याद रखा? एडिशनल यूटिलिटी या यूटिलिटी फ्रॉम ईच यूनिट। तो ऐसे टोटल यूटिलिटी में वन वर्ड क्या याद रख सकते हैं कि सम ऑफ यूटिलिटी। अब प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनाएंगे? सम ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट। तो जितनी भी यूनिट आपने कंज्यूम की उन सब से जो यूटिलिटी मिलती है वो क्या है? मार्जिन टोटल यूटिलिटी। तो आई होप जो मीनिंग है, फॉर्मूला है और टेबल है, ऑल 3 आर द सेम, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। माइक्रो में यही आपको समझना है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। देन अब इसके फॉर्मूले समझ, मार्जिन यूटिलिटी का फॉर्मूला अगर हम समझें तो इसका क्या मतलब है, ये फॉर्मूला समझ लेते हैं हम। TUN माइनस TUN माइनस 1। तो देखो बच्चे, अगर मैं यहाँ TUN माइनस 1 का मतलब हम देखें और यहाँ निकालें, तो सिर्फ फॉर एग्जांपल अब हम जैसे TU हमारे को दे रखी है और हमारे को क्या निकालना है? MU निकालना है। तो हम क्या करेंगे? N मतलब क्या होती है? यूनिट्स। तो ये हमारे लिए क्या है? एक हमने इसको N ले लिया। तो सपोज N यूनिट हमने ले ली 1, तो इसकी वैल्यू क्या रख दी हमने? TU1। N की वैल्यू हमने क्या ले ली? दिस इज द N आपके लिए 1। तो N1 माइनस TU1 माइनस 1। तो ये क्या निकल जाएगा? TU ऑफ 1। TU ऑफ 1 कितना है? 10। तो 10 माइनस ये क्या हो जाएगा? 0। 0 पे 0 है तो ये क्या हो गया? 10 आ गया। तो देखिए मार्जिन यूटिलिटी क्या आ गया? 10 आ गया। आ रहा है समझ में? तो ये हमारे लिए मार्जिन यूटिलिटी क्या आ गया? 10। अब जैसे सेकंड पे देखो, फिर सेकंड पे आप निकालोगे तो अगेन TUN। तो TUN अब हम ले लेंगे 2। सपोज इसको हमने ये अब n मान लिया और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये 2 आ जाएगा माइनस TU2 माइनस 1। तो ये क्या हो गया? TU ऑफ 2 कितना है? 18 और 2 माइनस TU ऑफ 1 हो जाएगा। तो 1 कितना हो गया? 10। तो ये क्या आ जाएगा? 8। ऐसे हम क्या कर रहे हैं? कुल मिला के इस फॉर्मूले का क्या मतलब है? चेंज इन TU। जैसे हमने क्या किया, ये क्या किया? 18 माइनस 10 किया, फिर 24 माइनस 18 कर रहे हैं, फिर 28 माइनस ये कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं। और इस तरीके से हम जो टोटल यूटिलिटी है उसका चेंज कर ही रहे हैं। उसका चेंज ही क्या होता है? मार्जिन यूटिलिटी। तो हम ये भी कर सकते हैं कि मार्जिन यूटिलिटी क्या है? चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी। ये फॉर्मूला यही कह रहा है। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है कि टोटल यूटिलिटी के चेंज को ही हम मार्जिन यूटिलिटी कहते हैं। तो इसको चेंज हमने निकालना सीखा। चेंज कैसे निकालते हैं? न्यू माइनस इनिशियल। तो वही हम यहाँ कर रहे हैं। तो आई होप यह फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि ये वाला फॉर्मूला हम सेपरेट क्यों पढ़ रहे हैं? जो हम पढ़ रहे हैं कि डेल्टा TU अपॉन डेल्टा N।
ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? बेसिकली क्या होता है, जब आपकी कंजम्पशन यूनिट होती है वो मोर देन 1 होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 ये दे रखा है, तब तो ठीक है। बट अगर यहाँ जैसे मान लो 1 आ गया, फिर डायरेक्ट 3 आ गया, फिर डायरेक्ट 5 आ गया, डायरेक्ट 6, मतलब मोर देन 1 यूनिट आप एक साथ ज़्यादा से एक से ज़्यादा यूनिट एक साथ कंज्यूम कर रहे हो, तो फिर इस फॉर्मूले से आपकी TU नहीं निकलेगी, फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और अब इस फॉर्मूला का क्या मतलब है, देखिए डेल्टा TU का मतलब क्या है, TU1 माइनस TU मतलब न्यू माइनस इनिशियल, टोटल यूटिलिटी मतलब न्यू टोटल यूटिलिटी माइनस इनिशियल, मतलब चेंज का फॉर्मूला ये होता है न्यू माइनस इनिशियल। ऐसे इसका क्या होगा, n डेल्टा n का मतलब क्या है, डेल्टा n का क्या मतलब है, n1 माइनस n, इसका मतलब न्यू माइनस इनिशियल। तो जैसे यूनिट का अगर आप निकालोगे तो 1 माइनस, मतलब अगर इसको आपने क्या माना n माना, तो ये क्या हो गया n1 है, तो ये न्यू माइनस इनिशियल मतलब 0 माइनस 1, इस तरीके से चेंज निकाल, मतलब एक बार आपको चेंज यूनिट का निकालना है और एक बार चेंज किसका निकालना है, TU का, और दोनों को डिवाइड कर देना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम निकाल के दिखा रहा हूँ मैं आपको, फर्स्ट यूनिट पर अगर हम TU का चेंज निकालें तो TU क्या हो जाएगा 10, TU ऑफ 1 10 और 0, तो ये 10 आ गया। और n1 कितना है, सपोज इसको हमने n1 मान लिया, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 0 कितना आ गया 1, और अब इनको हम डिवाइड कर देंगे तो 10 अपॉन 1, तो क्या आ गया 10। ऐसे फिर आगे क्या करेंगे, अगर इसको हम n मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा TU1, अगर अब हम किसको मानेंगे 18 को, तो यहाँ फिर 18 रख देंगे और यहाँ क्या रख देंगे 10, तो फिर ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ क्या रखेंगे 2 और ये क्या हो जाएगा 1, तो ये 1। तो इस तरीके से फिर 8 डिवाइड बाई 1, तो कुल मिला के यहाँ भी हम दोनों का यूनिट का चेंज अलग से निकाल के और TU का चेंज अलग से निकाल के दोनों को डिवाइड कर रहे हैं इस फॉर्मूले में, और इस फॉर्मूले में हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं TU का चेंज निकाल रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और दोनों फॉर्मूले का रीज़न क्या है अलग अलग, वो आगे हम न्यूमेरिकल में भी अभी देखेंगे। तो ये फॉर्मूले आपको समझ में आ गए। तो मैंने अभी तक आपको क्या समझाया कि व्हाट इज़ टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला, उसकी टेबल कैसे बनाना ये सिखा दिया। फिर मैंने बता दिया कि व्हाट इज़ मार्जिन यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी का फॉर्मूला कैसे बनाना है और उसकी टेबल कैसे बनानी है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और रिलेशन करेंगे। तो बच्चे ध्यान से देखना है, देखो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में अब हम क्या करने वाले हैं, ये बहुत ही अच्छे से आपको देखना है। तो अब हम इसका जो शेड्यूल है उसी का डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए डायग्राम कैसे बनाते हैं इकोनॉमिक्स में, ये वैसे हमने PPC में भी सीखा है और मैं थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूँ। तो देखिए अब यहाँ हम डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या यहाँ लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हम एक कर्व बना लेंगे, तो ये एक लाइन खींच लेंगे, ये एक और ये दो लाइन, ये एक्स एक्सिस होता है, ये 0 होता है, और ये क्या होता है वाई एक्सिस। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये हमने ग्राफ हमारे को मिलेगा नहीं, हमारे को नोटबुक में बनाना है, तो इसलिए आपको इस तरीके से बना लेना है। अब एक्स एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करेंगे, यूनिट्स। तो यहाँ लिख देंगे यूनिट्स, और यहाँ लेंगे हम TU एंड MU, तो ये प्लॉट कर देंगे। अब इनका स्केल लेंगे, तो स्केल में देखो यूनिट में क्या है 1 से लेके 7, तो इक्वल 7 पार्ट। अब बच्चे ये ध्यान रखना है कि आपको जब यहाँ यूनिट लोगे तो इक्वल 7 पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब आप स्केल से डिवाइड करके, जैसे सपोज करो यहाँ 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लिया, तो थ्रू आउट फिर 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेना है और स्केल से प्रॉपर डिवाइड कर लेना, बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा। तो यहाँ हमने 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, यहाँ 4 ले लिया, यहाँ 5 6, और सपोज इसको थोड़ा और आगे हम बढ़ाएं तो ये हमारा क्या हो गया 7 एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से इक्वल 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इधर हम ले रहे हैं TU MU, तो TU में हाईएस्ट वैल्यू क्या है 30, लोवेस्ट क्या है, दोनों की वैल्यू देखनी है, दोनों की वैल्यू हाईएस्ट और लोवेस्ट देख के हम स्केल लेते हैं। तो इसकी 30 और इसकी -2, तो इसका मतलब माइनस में भी करना है और 30 हाईएस्ट, तो 5 का स्केल भी ले सकते हैं, 10 का भी ले सकते हैं, 20 का भी ले सकते हैं, 2 का भी ले सकते हैं। बट स्केल लेते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको एक एवरेज लेना है, जिससे देखो अगर मैं 2 का लूँगा तो डायग्राम इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरा बोर्ड पे नहीं आएगा और ये आपकी नोटबुक की कॉपी पे नहीं आएगा, और अगर मैं 20 का ले लूँ तो डायग्राम विजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब आपको एक मीडियम स्केल लेना है, तो वो है 5। तो अगर मैं यहाँ 5 से डिवाइड करूँ तो इधर तो बच्चे क्या होगा, आपकी नोटबुक जो है ना उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन से वही काम आ जाएगी। तो यहाँ तो आपको ज़्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो इक्वल आप कितने पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5, तो हो गया 5 10 15 20 25, और हमारे को एक और लेना है 30। तो ये हमने, और एक माइनस में भी लेना है तो -5, तो ये हमने स्केल ले लिया।
अब बच्चे एक चीज़ मैंने जब पीपीसी पढ़ाया था तभी बताया था कि आपको डायग्राम का एक बेसिक रूल जो है ना वो बस ध्यान में रखना। वो क्या है कि जब आप एक्स एक्सिस पे जो स्केल ले रहे हैं, सपोज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं, तो वो थ्रू आउट क्या रहना चाहिए, सेम। और सपोज वाई एक्सिस पे आपने लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5, इसका मतलब वो वाई पे सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब दोनों एक्सिस पे क्या हो सकता है, अलग अलग हो रहा है। एक पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं, एक पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5, उससे डायग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपका डायग्राम पे फर्क कब पड़ेगा, जब आपने सेम एक्सिस पे अगर आपने डिफरेंस दे दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पहले 1 सेंटीमीटर 1 ले लिया, फिर अगर मान लो 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 ले लिया, तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो आपको थ्रू आउट 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखना है। और अगर यहाँ आपने 1 सेंटीमीटर टू 5, तो थ्रू आउट आपको क्या करना है, हर सेंटीमीटर में आपको 5 का ही डिफरेंस लेना है। तो सेम एक्सिस पे सेम आपको क्या रखना है, स्केल रखना है। और दोनों इस एक्सिस पे अलग स्केल हो सकता है, उसे डायग्राम पे कोई फर्क। तो ये डायग्राम का बेसिक रूल है। अब आपने प्लॉटिंग कर ली, अब उसके बाद आप इसकी क्या करोगे, एक्चुअल डेटा को हम प्लॉट करेंगे। तो देखिए इधर जब हम एक्चुअल डेटा को प्लॉट करते हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1 पे कितना है बच्चा, 1 पे टीयू लेते हैं पहले, तो 10 है, 1 पे 10। देन उसके बाद 2 पे क्या है 18, तो 18 ऑलमोस्ट दिस। देन उसके बाद में 3 पे क्या है, 3 पे है 24, तो ऑलमोस्ट दिस। देन उसके बाद में 4 पे क्या है, 4 पे 28, तो ऑलमोस्ट दिस। देन उसके बाद में 5th पे क्या है 30, तो ये 30 है। देन उसके बाद फिर 30, और देन उसके बाद फिर आ गया 28। अब ये हमने क्या कर लिया, पॉइंट निकालिए, और इनको हम फ्री हैंड से क्या करेंगे, फ्री हैंड से हम अब इनको क्या करेंगे, जॉइंट कर देंगे। तो देखो बच्चे, फ्री हैंड मेथड मतलब बिना स्केल के आप इन पॉइंट्स को क्या कर दो, जॉइंट कर दो, और ये क्या बन गया, टी यू कर्व। तो इस तरीके से आपका टी यू कर्व बन जाएगा। अब आपको एम यू बनाना है, तो एम यू के लिए देखो सबसे पहले क्या करना है, 1 पे कितना है 10, फिर 2 पे कितना है 8, तो 8 ऑलमोस्ट दिस। देन उसके बाद में क्या है 6, तो ऑलमोस्ट दिस। देन 4 ऑलमोस्ट दिस। देन उसके बाद में फिर 2, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ आ जाएगा, फिर 0 और ये आ जाएगा -2। तो ये तरीके से इसको भी फ्री हैंड ज्वाइन करोगे, तो ये आपका जो बनेगा बच्चे, वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये बन गया MUX। तो MUX का कर्व क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन कर्व बन गया। ठीक है, तो ये हमने MUX का कर्व बना लिया। तो शायद कलर अगर विजिबल नहीं है तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये एक स्ट्रेट लाइन आपकी MUX की बन गई। तो ये कर्व आपने बना लिया। ठीक है, अब आपको रिलेशन करना है, तो कर्व आप डायग्राम बनाना सीख गए ना। अब इसको रिलेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को हाईलाइट करना पड़ेगा जहाँ MU 0 है और TU क्या है, मैक्सिमम। ये हाईलाइट कर लो, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसका रिलेशनशिप लिख सकते हो। तो देखो अब बच्चे हम इसका रिलेशनशिप करते हैं। तो रिलेशनशिप पे आते हैं कि इनमें क्या रिलेशन होता है। तो देखो सबसे पहला रिलेशन हमारा क्या है, वो देखिए सबसे फर्स्ट रिलेशन अगर इसमें हम करें तो दैट इज, सबसे पहला रिलेशन हमारा क्या है, 1 कि MU क्या हो रहा है, डिक्रीज बट स्टिल पॉजिटिव। इसका मतलब MU तो देखो शुरू से लेके लास्ट तक डिक्रीज हो रहा है, तो ये देखो ये डिक्रीज हो रहा है बट पॉजिटिव, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ MU क्या है 0, और यहाँ तो क्या रहा है डिक्रीज एंड नेगेटिव। तो MU के हमने 3 पार्ट कर लिए कि MU डिक्रीज हो रहा है बट पहले डिक्रीज हो रहा है बट पॉजिटिव, मतलब अबव द एक्स एक्सिस, फिर ऑन द एक्सिस मतलब 0 है, और फिर उसके बाद में बिलो द एक्सिस मतलब वो नेगेटिव। तो ये 3 पार्ट हो गए। ऐसे TU के 3 पार्ट कर लेंगे, पहले TU बढ़ रहा है, फिर क्या है मैक्सिमम है, और फिर क्या हो रहा है डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, तो अब हमने पहले लिख दिया कि MU क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बट स्टिल पॉजिटिव। इसका मतलब हम यहाँ से लेके और यहाँ तक की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम में TU क्या हो रहा है, देखो TU में क्या हो रहा है, TU क्या हो रहा है, इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रेट। अभी क्या होता है, इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रेट का मतलब आप टेबल में देख लो कि पहले ये 10 से क्या हो रहा था, देखिए पहले ये क्या हो रहा था, 10 से बढ़ रहा था, 0 से 10, फिर 8, फिर मतलब ये जो TU बढ़ रहा है ना, उसका डिफरेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो उसको बोलते हैं हम डिक्रीज एट ए इंक्रीज एट ए डिक्रीजिंग रेट बोल देते हैं। ठीक है, नाउ अब सेकंड रिलेशन क्या होगा बच्चे, सेकंड रिलेशन जो हमारा है, सेकंड रिलेशन जो हम इसमें करेंगे वो देखिए
कि mu क्या हो रहा है, इक्वल्स टू 0। ये देखिए यहाँ mu क्या है 0, और उस पर हम क्या कर रहे हैं, tu का क्या स्टेटस है, tu क्या हो रहा है एट मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। देखो ये यहाँ भी 30 है और यहाँ भी 30 है, तो मैक्सिमम भी है और कांस्टेंट भी है 2 पॉइंट पे। और आप ये टेबल में भी देख सकते हो कि जहाँ 0 है वहाँ 30 है, उससे पहले भी 30 है, तो ये मैक्सिमम एंड कांस्टेंट है। थर्ड रिलेशन की अगर हम बात करें तो mu क्या हो रहा है, mu डिक्रीज हो रहा है बट स्टिल देन स्टार्ट नेगेटिव, तो बिलो एक्स एक्सिस चला गया, नेगेटिव हो गया। ये देखिए यहाँ इसके बाद ये नेगेटिव आ गया यहाँ। अब टीयू पे टीयू क्या हो रहा है, टीयू स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो बच्चे ये 3 रिलेशन जो है उसमें हमने क्या किया, ढंग से देख लो आप, कि हमने कुछ भी नहीं किया। हमने क्या किया, एमयू के 3 पार्ट कर दिए, एक ये यहाँ से यहाँ तक, एक 0 पे और एक नेगेटिव। तो एमयू जो है उसके 3 पार्ट होते हैं, ऐसे टीयू के भी 3 पार्ट होते हैं। तो ये एमयू के हमने क्या लिख दिए, 3 पार्ट्स लिख दिए, और ये हमने टीयू के 3 पार्ट्स लिख दिए और उनको कंबाइन कर दिया, रिलेशन बन गया। तो इसका मतलब जब तक एमयू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बट स्टिल पॉजिटिव, तो यहाँ तक ले लिया, तो यहाँ तक हमने टीयू ले लिया। तो ये यहाँ तक टीयू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से। फिर जब ये 0 है तो ये मैक्सिमम है, और फिर जब ये नेगेटिव है तो ये स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब डायग्राम को हम देख के ऑब्जर्व करके और रिलेशन लिख देंगे, तो रिलेशन को आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको रिलेशन भी समझ में आ गया, डायग्राम बनाना आ गया, आपको टेबल बनाना आ गया। अब हम इसका पूरा एक नोट्स देख लेते हैं इसके पूरे। तो देखो सबसे पहले टोटल यूटिलिटी का मीनिंग प्रॉपर तरीके से अगर आपको देखना है तो टोटल यूटिलिटी की जो डेफिनेशन है वो आप देख लो। देखिए इधर नाउ, सबसे पहले अगर अब डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन है, इट इज़ द सम ऑफ यूटिलिटी। मैंने कहा था ना कि एक वर्ड आपको याद रखना है, सम ऑफ यूटिलिटी, और फिर वो याद है। ये फॉर्मूले इसके जो मैंने डिस्कस कर ही लिए दोनों, आपको प्रॉपर तरीके से पूरा समझा दिया फॉर्मूला। देन उसके बाद में मार्जिन यूटिलिटी की डेफिनेशन, जिसमें देखो एडिशनल यूटिलिटी, मैंने कहा था कि एक वर्ड याद रखना है, एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन 1 एडिशनल यूनिट। तो ये इस तरीके से आप डेफिनेशन, और उसके बाद में इसके फॉर्मूले, ये भी मैंने आपको समझा दिया। और देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ये फॉर्मूला तो नॉर्मल, ये फॉर्मूला कब यूज होगा, तो यहाँ लिखा हुआ कि व्हेन, क्या लिखा हुआ है, व्हेन चेंज इन यूनिट्स क्या होगा, कंज्यूम्ड इज मोर देन 1। तो जब आपका यूनिट का जो चेंज है वो मोर देन 1 होगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है, बाकी ये फॉर्मूला यूज करना है। देन इसके बाद में डिनोटेशन दे ही रखा है। तो आई होप आपको टोटल यूटिलिटी का मीनिंग और फॉर्मूले, मार्जिन यूटिलिटी का मीनिंग और फॉर्मूला ये यहाँ तक क्लियर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रॉपर नोट्स इस तरीके से बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चे हम। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए अब रिलेशनशिप। तो अब ये आपको मैंने जो टेबल है वो बनाना सिखा दिया कि किस तरीके से आपको क्या करनी है, टेबल बनानी है। ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि आपको यूनिट्स लेनी है यहाँ, और ये एमयू लेना है। जैसे यहाँ 6 से स्टार्ट किया है, मैंने 10 से स्टार्ट किया था, मैं एक स्टैंडर्ड ले रहा हूँ 10 से, तो हम थ्रू आउट 10 ही पढ़ेंगे। अब नोट्स के अंदर, बुक्स के अंदर जो भी दे रखा है, बट हमें क्या करना है, हमारा खुद का डेवलप करना है, तो उस तरीके से हम 10 को लेके ही बेस चलेंगे, तो वही सब में पढ़ेंगे। यहाँ 6 का बेस है तो उस तरीके से चल रहे हैं। तो ये 6 लेके फिर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, फिर 0 कर रहे हैं, फिर नेगेटिव। तो पैटर्न आपको वही रखना है कि एमयू को क्या करना है, डिक्रीज करना है, 0 करना है, वैल्यू आप कुछ भी ले लो, और उसके बाद आप क्या करोगे, टीयू निकालोगे, मैंने आपको बता ही दिया, और फिर उसके बाद में आप एक डायग्राम बना लोगे। और जहाँ टीयू मैक्सिमम है और ये क्या 0, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेचुरेशंस या पॉइंट ऑफ सेचुएशंस जिसको हम बोलते हैं ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है इसका जो एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, बेसिकली एक्सप्लेनेशन मतलब आपने डायग्राम में क्या क्या स्टेप्स फॉलो की वो सारी इसमें लिखी हुई थी, तो वो आपको एक्सप्लेनेशन लिख देना है। देन उसके बाद इसका रिलेशन जो हमने डिस्कस किया है कि एज लॉन्ग एज एम यू क्या होता है, पॉजिटिव, देन टी यू क्या होता है, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। व्हेन एम यू 0 होता है तो टी यू मैक्सिमम एंड कॉन्स्टेंट होता है, देन ये नेगेटिव होता है तो स्टार्ट डिक्लाइनिंग। ये तीनों रिलेशन मैंने आपको बनाना सिखा दिया। तो इस तरीके से आप अपना पूरा एक प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये टीयू का एक टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी का पूरा कंप्लीट मीनिंग, डायग्राम, स्केड्यूल और उसका रिलेशनशिप हो गया है। तो इसके बाद आता है इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या आता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो देखो बच्चे इस पे बेसिकली है वो 4 पैटर्न के न्यूमेरिकल बनते हैं जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। 4 पैटर्न के न्यूमेरिकल कौन सा बनता है, सबसे पहला पैटर्न क्या है कि आपको यहाँ क्या दे रखा है, यूनिट्स दे रखी है और टोटल यूटिलिटी, और आपको मार्जिन यूटिलिटी निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ आप क्या कर लोगे,
यहाँ कॉलम बना लोगे, दैट इज मार्जिन यूटिलिटी। और मार्जिन यूटिलिटी कैसे निकालते हैं? तो हमें फॉर्मूला पता है कि मार्जिन यूटिलिटी इक्वल्स टू TUN माइनस TUN-1, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके, तो जैसे से फॉर एग्जांपल यहाँ आप इसको अगर n अज्यूम कर रहे हो तो ये क्या हो गया, TU ऑफ n कितना है 10, और ये क्या हो जाएगा n-1 मतलब 0, तो यह आ जाएगा 10। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मार्जिन यूटिलिटी क्या आ जाएगा 10। देन उसके बाद में फिर नेक्स्ट अगर इसको आप n लेते हो तो ये n माइनस क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी अब TU ऑफ 2 माइनस TU2-1, तो क्या आ जाएगा TU ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 18 माइनस 2-1 मतलब ये हो गया TU ऑफ 1 हो गया, तो TU ऑफ 1 कितना है 10, तो ये कितना हो गया 8 आ गया, तो यहाँ 8 आ जाएगा। ऐसे ही मतलब कुल मिला के फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस ऑफ TU है, तो अब इसका डिफरेंस निकालो, तो 23 माइनस 8 कितना आ गया 6 आ जाएगा, ठीक है, 3 और 2 5 आ जाएगा, सॉरी। फिर उसके बाद में 7, तो 27 और 23 का जो डिफरेंस है वो 3 और एक 4, तो ये 4 आ जाएगा, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी ही मार्जिन यूटिलिटी होता है, और ये फॉर्मूला भी हमारा वो ये कि आपको क्या करना है, चेंज ही निकालना है। तो चेंज कैसे निकालते हैं, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो एक तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, जब आपकी यूनिट क्या हो, तो एक तो आपको क्या दे रखा है, टोटल यूटिलिटी दे रखा है, मार्जिन यूटिलिटी निकालने का एक पैटर्न, तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा पैटर्न का क्वेश्चन क्या है कि आपको MU दे रखा है, अब TU निकालो। और तीसरा पैटर्न का न्यूमेरिकल क्या है कि इसके अंदर आपकी जो यूनिट्स है ना वो देखो 3, 6, तो ये यूनिट्स क्या है मोर देन 1, इनमें चेंज इंक्रीज हो रहा है, और एक फिर ये मिसिंग वाला था। अब इसमें कैसे निकालेंगे, तो देखो इसमें भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ अब आपको क्या करना है, यहाँ आपको निकालना है MU से TU निकालना, तो यहाँ लिख दो TU। अब TU कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला भी हमें पता है कि TU इक्वल्स टू क्या होता है, TU इक्वल्स टू समेशन ऑफ MU। तो ये समेशन ऑफ MU करना है, तो समेशन ऑफ MU मतलब इसका CF करते जाओ, तो ये आ गया 9 और 6 कितना आ जाएगा 15 और 4 19 21 फिर 0 21, और ये -2 से ये 19। तो इस तरीके से आपका ये यहाँ TU निकल जाएगा। मतलब फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि CF करना है, बहुत ईजी है, तो ये पैटर्न होगा। उसके बाद वाला जो पैटर्न है वो क्या है कि अब आपको अगेन टोटल यूटिलिटी दे रखा है और मार्जिन यूटिलिटी निकालना है। क्या करना है, टोटल यूटिलिटी आपको दे रखी है और अब इसमें आपको क्या करनी है, मार्जिन यूटिलिटी निकालनी है। तो बच्चे अब इसमें क्या करना है, देखिए इसके अंदर आपको यहाँ टोटल यूटिलिटी मार्जिन यूटिलिटी लिखना है। तो यहाँ भी यही पैटर्न था और यहाँ, बट इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है वो देखिए कि यहाँ तो ये फॉर्मूला लगा था, बट इस फॉर्मूले से अब ये सॉल्व नहीं होगा। कैसे, देखिए जैसे यही फॉर्मूला अगर हम यहाँ लगाएं इसमें तो ये सॉल्व नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होगा, वो देख लो कि यहाँ मैं लिख दूँ TUN, n मेरे लिए क्या है, मान लो इसको मैंने n अज्यूम किया, तो ये हो गया 3 माइनस TU 3-1, तो अब ये क्या हो जाएगा 3 TU कितना है 21 माइनस 3 1 2, तो 2 का तो हमारे पास कुछ पता ही नहीं है। हाँ 0 आता तो हम 0 मान लेते, बट इस तरीके से 2 का हमारे को पता नहीं है, तो ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। तो अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसका सेकंड फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज MU इक्वल्स टू चेंज इन TU अपॉन चेंज इन n। इस फॉर्मूले से भी सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसमें देखो चेंज इन TU का मतलब मैंने बता दिया क्या होता है, चेंज इन TU मतलब TU1 माइनस TU मतलब न्यू माइनस इनिशियल, और चेंज इन n का मतलब क्या है N1 माइनस n मतलब न्यू माइनस इनिशियल। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आप यहाँ निकालो चेंज, तो यहाँ देखिए अब आपको क्या करना है, इसका चेंज निकालना है। तो इसको अपन n मानते हैं, इसका मान लो n मान लिया अपना, n यूनिट का निकालते हैं n, तो N1 मान लिया आपने किसको 3 को, तो ये हो गया 3 माइनस n मतलब न्यू माइनस इनिशियल तो 0, तो ये यूनिट आ गई 3। अब ऐसे ही TU का निकालोगे तो TU के अंदर क्या करना है, ये सपोज n है तो n क्या हो जाएगा, TU के अंदर ही आ जाएगा 21 माइनस 0 तो 21 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे 21 अपॉन 3,
तो कितना आ गया 7। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। अब आगे जैसे आगे हम निकालेंगे तो आगे क्या करेंगे, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ अगर हम कहें तो इसका यूनिट यह कहते हैं न्यू माइनस इनिशियल, मतलब 3 आ जाएगा, तो ये 3 आ गया यूनिट। और इसका चीज़ निकालो तो 36 माइनस 21, तो 9 तो ये और 6 वो, तो कितना हो गया 15। तो 15 डिवाइड बाई 3 क्या हो गया 5 आ गया। तो इस तरीके से यही फॉर्मूले से हम इसको डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो ये कितना आ गया 7, ये कितना आ गया 5। अब 45 माइनस 36, तो 4 तो ये और 5 9, और 9 डिवाइड बाई अगर हम 3 करेंगे तो 3 आ गया। देन उसके बाद में ये आ गया 48 और ये 3 है, तो 3 डिवाइड बाई 3 क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। देन उसके बाद ये 40, ये क्या आ गया माइनस, ये क्या आ गया माइनस कितना आ गया 3, तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस, क्योंकि 45 माइनस 48 करेंगे तो -3 और वो -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम दोनों के डिवाइड करके चेंज निकालेंगे। तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। तो अब क्लियर हो गया कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज होगा। देन अब ये मिसिंग वाला लास्ट में जो पैटर्न आता है वो क्या आता है मिसिंग। किस तरीके से आपको एक क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको मिसिंग वाली वैल्यू दे रखी है, तो देखिए मिसिंग वाले को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लो एक बार। तो मिसिंग वाले को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर ये दोनों फॉर्मूले एक साथ चलेंगे। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि टी यू दे रखा है, तो टी यू और एम यू, टी यू से अगर एम यू निकालना है तो फर्स्ट यूनिट पे तो दोनों सेम ही रहते हैं, तो ये तो हम 9 लिख देंगे। देन उसके बाद में अब आपको क्या निकालना है एम यू से टी यू, तो इसका एम यू से टी यू निकालने का मतलब ये क्या होता है, जो टी यू होता है वो क्या होता है समेशन ऑफ एम यू। तो अब आप क्या करोगे 9 + 7 कितना हो गया 16, ठीक है। देन उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अब आपको फिर क्या निकालना है टी यू, तो अगेन ये ऐड कर देंगे 16 और 6 4 22, तो 22 आ जाएगा। देन अब आपको क्या निकालना है एम यू, तो टी यू से एम यू, तो एम यू कैसे निकालते हैं, एम यू इक्वल्स टू क्या होता है टी यू एन माइनस टी यू सॉरी एन -1, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हम क्या करेंगे चेंज, मतलब टी यू का चेंज निकालेंगे, तो 27 माइनस क्या कर देंगे 22, तो हमारा क्या आ जाएगा एम यू आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 20 मतलब 4 और एक 5 आ जाएगा। देन उसके बाद में फिर अभी निकालना, तो इसमें ऐड कर दो, वो सी एफ करना है, तो ये ऐड कर दिया तो कितना आ गया 27 29, और फिर इसके बाद में इन दोनों का चेंज निकाल लो तो क्या आ गया -2 आ जाएगा, क्योंकि 27 क्या करेंगे -29, न्यू माइनस इनिशियल ये करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से तो ओवरऑल टी यू एम यू में क्या होते हैं 4 पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं। तो एक बार दोबारा देख लिया, आप कौन कौन से 4 पैटर्न्स होते हैं। देखिए सबसे पहला पैटर्न क्या है, सबसे पहला पैटर्न है कि आपको क्या दे रखा है, आपको टी यू दे रखा है, क्या दे रखा है आपको टी यू दे रखा है और आपको एम यू निकालना है, वो मैंने बता दिया। फिर आपको क्या दे रखा है एम यू दे रखा है, टी यू निकालना है। उसके बाद में आपको यूनिट्स का चेंज ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा दे रखा है, तो फिर आपको ये सेकंड फॉर्मूला लगा के फिर मिसिंग वाला। तो ये 4 पैटर्न हमारे न्यूमेरिकल के होते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक हो गया, टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी और उसका रिलेशन, सब कुछ हमने डिटेल में। आई होप आपको ये वीडियो